कंचना यादव के पास आ रही हूँ। कंचना जी, यहाँ जो बात बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है वो यही कि विपक्ष ये जो वक्फ संशोधन कानून अब बन चुका है, इसका जो विरोध कर रहा है वो सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। मतलब मुसलमानों को डराओ, वोट पाओ। कंचना जी, यही फलसफा आरजेडी का भी? ये लोग जो हमेशा डराकर माइनॉरिटी से मेजोरिटी को डराकर वोट लेते हैं, रोमाना जी, जो पोलराइजेशन करते हैं, वो दूसरों पर आरोप न लगाएं तो बढ़िया है। और ये कहते हैं कि हम शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, अभी बताया ना कांग्रेस की प्रवक्ता ने कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप किसने बंद किया? भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया। 2 यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के नाम पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया। दोनों में इनकी नजरें घुसी रहती हैं, दोनों इनकी आंखों में धंसती हैं। आप जब शिक्षा दे नहीं सकते, फेलोशिप दे नहीं सकते, तो रोजगार कहां से देंगे? अरे इतने हितैषी है तो आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं? ये तो बता दीजिए। राज्यसभा में, लोकसभा में, यूपी में कितने एमएलए आपके मुसलमान हैं? बिहार में कितने एमएलए आपके मुसलमान हैं? आपने तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं। आप अचानक से हितैषी कैसे हो गए? हमेशा आक्रमण करने वाले मुसलमानों पर, कभी कहते हैं वोटिंग राइट छीन लेंगे। इनके जो केतकी सिंह हैं, होली के टाइम पे कहती है मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बना दिया जाए। अब स्वास्थ्य की चिंता ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ इनका कैसा बयान, दूसरी तरफ इनका कैसा बयान। हम कैसे मान ले, जनता कैसे मान ले? मुसलमान इस देश का दहशत में है, कैसे मान ले कि हितैषी हो सकते हैं? इन्होंने तो हमेशा आक्रमण किया है। कंचना जी, थोड़ा आराम से। मतलब मुसलमान इस देश का दहशत में है, बड़ी खतरनाक सी बातें लगती हैं। आपकी बात सुनकर लोग दहशत में आ जाएंगे। मतलब इतना भयानक माहौल देश के अंदर, मेरे ख्याल से ऐसी बातें बचना चाहिए हमें। नेशनल टेलीविजन पर जब हम बैठे हों तो इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट देने से हमें बचना चाहिए कि इस देश का मुसलमान दहशत में है। इस देश में मुसलमानों की आबादी जानती है ना आप, रोमाना जी, है ना? और इस देश का नागरिक जो है, संविधान जो है, संविधान की सबसे बड़ी ढाल इस देश के हर नागरिक के पास है। शुक्र अदा कीजिए कि इस देश का हर नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित है। और दुनिया भर में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित है तो वो हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है। तो प्लीज इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट्स मत दीजिए कि देश का मुसलमान दहशत में है। हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए। ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो पिछले 10-12 सालों से लगातार इस देश की मेजॉरिटी को, इस देश की माइनॉरिटी से डरा रही है। ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। अब आप तय कर लीजिए कि कौन दहशत में है। एक मिनट कंचना जी, आपसे ही मेरा सवाल है। पहले आप तय कर लीजिए कि कौन किससे डरा रहा है। कभी आप कहती हैं कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराया जा रहा है, कभी आप कहती हैं कि माइनॉरिटी दहशत में है। तो लगता है आप कंफ्यूज हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इस कंफ्यूजन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी जनता को कंफ्यूज कर रही है? और वो भी बिहार की जनता को आपके नेता तेजस्वी यादव कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो मेरे जवाब से बड़ा आपका सवाल है, विधानसभा का लड़ना है और आप केंद्र के कानून को कह रहे हैं कि आप कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे बताइए ना। राज्य की सत्ता में आकर केंद्र के कानून को कैसे कूड़ेदान में फेंक देंगे? इसका जवाब दे दीजिए। मेरे जवाब को सुनेंगी तब आपको समझ में आएगा। डराने का, धमकाने का, अगर वोटिंग राइट छीनने का, मुसलमानों को देश से निकालने का, पाकिस्तान पहुंचाने का, अफगानिस्तान पहुंचाने का, तालिबान पहुंचाने का, अगर किसी ने ठेका ले रखा है ना रोमाना जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। हमने नहीं लिया है। हमने कभी ये नहीं कहा कौन कैसे है। ये दहशत फैलाने का काम जो कौन करता है वो आप जानती है। होली में नमाज आप छत पे अपने नहीं पढ़ सकते, रोड पर नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ नहीं कर सकते। आपसे मैं पूछती हूँ, अगर कोई भी स्टेट सरकार अमेंड करके किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को डाल दिया जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी कि इस देश के मुसलमानों को कैसे घुसाया जा रहा है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, मंगलसूत्र छीन कर दे दिया जाएगा, भैंस छीन कर दे दिया जाएगा, क्या छीन कर दिया जाएगा? दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इस तरह की भाषा कौन इस्तेमाल करता है रोमाना जी? हम करते हैं क्या? लगातार एक ट्रेन में जाते हुए एक बुजुर्ग मुसलमान की अगर सब उसको घेरते हैं और कहते हैं डिब्बे में दिखाओ क्या है, आप लिंचिंग कर देते हैं गौ हत्या के नाम पर, तो कौन करता? दहशत कौन फैला रहा है? अगर ये हकीकत नहीं तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद कितना ज्यादा दंगे मुसलमान, हिंदू और पाकिस्तान, इस तरह की भाषा हुई है, इस तरह की हत्या हुई है गौ हत्या के नाम पर। तो दहशत कौन फैलाए देश में? हम फैलाए हैं क्या? आप अगर मुसलमान को डाल रहे हैं, हिंदू को डाल रहे हैं वक्त में, मैं फिर से कहती हूँ कि आप जो बातें कह रही हैं, उनमें से बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूज में हमने भी रिपोर्ट किए। लेकिन बात यह है कि ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले हैं। और इन मामलों को लेकर अगर आप ये कहें कि देश का मुसलमान दहशत में है, तो मैं फिर से आपसे कहूंगी, आप
आरजेडी की प्रवक्ता है, एक राजनीतिक दल की आप प्रवक्ता है, आपको इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान दहशत में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात आप कहती हैं जब आप इस तरीके की बात करती हैं। एक सेकंड, आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, प्लीज चिल्लाइए नहीं, आराम से अपनी बात रखिए, आराम से अपनी बात रखिए, प्लीज एक सेकंड। तो हम दहशत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस पर शाजिया इल्मी से जवाब लूंगी, लेकिन क्या आपके पास मेरे सवाल का जवाब था? तेजस्वी यादव मुसलमानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम सत्ता में आएंगे और कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग बिहार की सत्ता में आ भी जाएंगे तो भी आप केंद्र के कानून को राज्य की सत्ता में आकर कैसे कूड़ेदान में फेंक देंगे? बताइए। 10 सेकंड, हम केंद्र में आने की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस केंद्र में आने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इंडिया अलायंस के केंद्र में आने की बात हो रही है कि जब हम केंद्र सरकार में आएंगे तो 2025 में आप 2029 की बात कर रही हैं। हम सिद्धांत पे अपने खड़े हैं और कोई अपने सिद्धांत पे नहीं खड़ा है तो नीतीश कुमार जी, उनका बैकबोन जो है ना, हड्डी, वो सीधी नहीं बची है अब। और वो है चिराग पासवान जी, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं बची है। अब झुक चुके हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अस्तित्व खत्म अब जान लेते हैं ना कौन सिद्धांत पर खड़ा हुआ है और किसकी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें लचक आ गई है, किसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। लेकर आइए अभिषेक झा को, जानेंगे। आ रही हूं शाजिया, उसके बाद आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन पहले एक रिएक्शन अभिषेक झा से यहां पढ़ लेंगे। सुना आपने, कंचना कह रही है कि साहब नीतीश कुमार की रीढ़ की हड्डी जो है उसमें दम नहीं रहा है, नीतीश कुमार झुक गए हैं। बताइए जरा, झुक गए नीतीश कुमार, दम नहीं रहा नीतीश कुमार में। अब नीतीश कुमार जो हैं वो मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं क्या? आरजेडी यही आरोप लगा रही है। अब आरजेडी से आप और क्या उम्मीद कर सकती हैं? नीतीश कुमार जी की रीढ़ की हड्डी अगर नहीं होती तो यही आरजेडी कहती है कि हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, हमारे पास 45 विधायक हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कैसे हैं? चाहे गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो, अब भी लालू प्रसाद यादव जी ललायित रहते हैं कि नीतीश जी का नेतृत्व मिल जाएगा तो शायद फिर से इनके बेटे को, इनकी पार्टी को सहारा मिल जाए और ये सत्ता तक पहुंच जाए। तो खैर इनकी बातों में विरोधाभास है। वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है रोमाना जी, कानून बन गया, अब चैप्टर बदल चुका है और इस बदले हुए चैप्टर में इनका बदला हुआ, हाँ भाई, अब इनके बदले हुए चैप्टर में जरा बदला हुआ स्वरूप देखिए, गिरगिट भी शर्मा जाए कैसे। अब ये एक तरफ कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, किसी को भी अगर बात पचती नहीं जा सकते हैं, लेकिन महान है तेजस्वी यादव जी। एक बार फिर से तेजस्वी यादव जी ने इस बात का परिचय दिया है कि उनके पास संसदीय परंपरा तक की कोई जानकारी नहीं है और उनके प्रवक्ता भी बेशर्मी से इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई संसद में पारित कानून को ये बिहार में जब सत्ता में आएंगे तब सीधा उठाएंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे और वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो 2029 पे ले गई है, दूध पीती है। मैंने यही सवाल उनसे पूछा, वो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, मतलब 2029 लोकसभा चुनाव के लिए वो ले गई हैं। अरे ये शिफ्ट करके गोल पोस्ट। हाँ जी, तेजस्वी जी बिहार से बैठे बैठे इंडिया गेट भी हिला सकते हैं, उनके पास दिव्य शक्ति हो सकती है, लेकिन देश संविधान और कानून से ही चलेगा। भाई आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि संसद से पारित कानून को आप बिहार के अंदर कैसे बदल सकते हैं? बिल्ली दूध पीती है, आंखें मूंद लेती है, ये सोचती है कि दुनिया उसको नहीं देख रही है, वास्तविकता क्या होती है सबको मालूम है। तो वही स्थिति इनकी है। अब दूसरे एस्पेक्ट पर चले आते हैं। आप भी बड़े अदब के साथ मैं आपसे पूछता हूं, रोमाना जी, आप भी एक मुसलमान हैं, क्या आप दहशत में हैं? मुझे लगता है आपका जवाब नहीं होगा। आप एकदम मजे से अपना काम जो कर रही थी वही काम कर रही हैं। हमारे भी कई सारे मित्र हैं, कई सारे साथी, कई सारे नेता हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। देश की संसद में चीजें आई, जेपीसी बनी, बहस हुई और मेजॉरिटी के आधार पर चीजें पास हुई। अब ये लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल करेंगे। पहले कोर्ट में जाने की बात करेंगे, दूसरी तरफ कहेंगे हम दुनिया हिला देंगे, तीसरी तरफ कहेंगे कि भाई मुसलमान कम्युनिटी जो है वो दहशत में है, ताकि वो और डरें और सहमें और शायद इसका राजनीतिक लाभ इनको मिल सके। है क्या कि जो पासमानदा कम्युनिटी है मुसलमानों की, या फिर जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो बेवाएं हैं, उनको मालूम है कि उनके हक में ये चीजें हुई हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज।
रोमाना जी, जो सबसे स्थायी इस ब्रह्मांड में है वो बदलाव है। साल 2013 में जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल करते थे अच्छा था, बेहतर था, लेकिन क्या अब भी साल 2013 वाला ही मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सही ना। बात है। साल 2025 में हम 2025 का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात। तो भाई अपग्रेडेशन हर चीज की होती है। डिस्कशन हुआ, हो सकता है आज जो संशोधन हुए हैं हमें लगेगा 10 वर्षों के बाद इसमें और संशोधन की आवश्यकता है। बहस होगी, लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, लेकिन इसको एक ना एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करना है। दो किस्म के लोग बहुत परेशान हैं। अभिषेक, आपने बहुत बढ़िया बात की। एक जिनको इसका पॉलिटिकल आपने लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात की है।